गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो, आज हम कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चैप्टर नंबर 3। तो जैसे नाम से ही इसका हमें समझ में आ रहा है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर यानी पार्टनरशिप फॉर्म में यदि कुछ भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं और एक नया पार्टनर आ रहा है, नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, सो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब हमें जब हम दो जो भी हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स हैं, तो उसके अलावा यदि हम किसी नए पार्टनर को ला रहे हैं बिजनेस में, तो हम क्यों लाते हैं उसको बिजनेस में, क्या रीजंस हैं। देखो, यदि हम दो पार्टनर काम कर रहे हैं, ए और बी, है ना, तो अब ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं। अब इनको क्या है, यदि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए और ज़्यादा कैपिटल चाहिए, लेकिन इन दोनों की लिमिट है। यदि इन्होंने 1 लाख और 1 लाख का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है, अब इनको इनके पास इससे ज़्यादा कैपिटल है ही नहीं बिजनेस में लगाने के लिए, और इन्हें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो ये क्या करेंगे, एक नए पार्टनर को लेकर आएंगे जो कि और कैपिटल लगा सकता है। या फिर ये ए और बी हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो एक एक लिमिटेड है, एक उसकी एक लिमिट है। तो क्या करेंगे, हम एक नए पार्टनर को लेकर आएंगे बिजनेस में। इसके बाद है गुडविल। यदि इंक्रीज करनी है हमें गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस बाय टेकिंग ए रेपुटेड एंड रिनोन पर्सन इनटू द बिजनेस, तो यदि हमें गुडविल इंक्रीज करनी है या अपने बिजनेस की रेपुटेशन को इंक्रीज करना है, तो हम किसी रिनोन पर्सन को लेकर आएंगे, रेपुटेड पर्सन को लेकर आएंगे, जिससे हमारी बिजनेस की रेपुटेशन हमारी भी इंक्रीज हो जाएगी। फिर है टू एनकरेज ए कैपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप, या फिर हम किसी ऐसे एम्प्लॉय को लेकर आए बिजनेस में जिससे कि हमारी पार्टनरशिप में जो एम्प्लॉय हमारा कैपेबल हो, तो जिससे हमारा बिजनेस ग्रो करे। तो हम पार्टनरशिप में कुछ नए पार्टनर्स को लेकर आते हैं, एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स को नए लेकर आते हैं इन रीजंस की वजह से। या तो हमें मोर कैपिटल रिक्वायर्ड, या हमें मोर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, या हमें अपने फर्म का रेपुटेशन इंक्रीज करना है, या फिर हमें किसी कैपेबल एम्प्लॉय को एनकरेज करना है, तो उसको भी हम पार्टनर बना लेते हैं। एक न्यू पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो क्या होता है, जो ओल्ड पार्टनरशिप डीड होती है वो एंड हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31(1) ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए, तभी हम एक नए पार्टनर को लेकर आ सकते हैं। तो क्या होगा, ओल्ड पार्टनरशिप एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड पार्टनरशिप डीड एंड हो जाएगी एंड न्यू पार्टनरशिप डीड बनेगी। एक तो ये है। दूसरा, एज पर सेक्शन 31(I) ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, all partners consent needed, all existing partners consent needed for new partner admission।
अब देखो, जब हमारा नया पार्टनर आएगा तब हमारे यहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या एडजस्टमेंट करने होंगे, वो अब यहाँ देख लेते हैं। हाँ। फॉलोइंग एडजस्टमेंट नीडेड एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर्स एडमिशन। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स तो हैं, जब नया आएगा तो वो उसका भी कुछ शेयर होगा। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेकंड हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर, क्योंकि उस समय पे हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी रिवैल्यू होते हैं, फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फोर्थ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स फिफ्थ है एंड लास्ट वन इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हम पूरे चैप्टर में यही 5 चीज देखेंगे, ठीक है, पूरे चैप्टर पूरे वीडियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। अब फर्स्ट वाला जो था हमारा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो, अब हम कर रहे हैं पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर्स एडमिशन हमें एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखना होगा। सो उसका हम पॉइंट नंबर ए, इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, तो हम पॉइंट नंबर ए कर रहे हैं। व्हेन ओनली द रेशो ऑफ न्यू पार्टनर गिवन, देन इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एग्रीमेंट, ओल्ड पार्टनर्स विल कंटिन्यू टू शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट्स इन ओल्ड रेशो। तो केवल नए पार्टनर का शेयर दिया है, तो इसका एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम देख लेते हैं कि ओल्ड रेशो है यदि ए एंड बी का, ठीक है, 3:2 ये है। अब आया न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर है सी, और उसका शेयर है 1/4, ठीक है, 1/4 शेयर के लिए वो आया है। तो इन्होंने क्या बोला, ओल्ड और कुछ भी नहीं दिया, हमें ओल्ड पार्टनर्स का रेशो दिया है
और न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, ठीक है। ओनली टू थिंग्स आर गिवन। तो क्या लिखा है, ओल्ड पार्टनर्स विल कंटिन्यू टू शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट्स इन ओल्ड रेशो। तो कंटिन्यू टू शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट्स, तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स क्या होगा, रिमेनिंग शेयर होगा आपका, यदि पूरा आपके पास वन था तो वन में से नए पार्टनर का हमने निकाल दिया 1/4, तो रिमेनिंग आया 3/4। उनका रिमेनिंग प्रॉफिट्स इन ओल्ड रेशो, ठीक है, ये लिखा ओल्ड रेशो। तो हम क्या करेंगे, ए का, ए का जो है न्यू शेयर क्या होगा, रिमेनिंग को ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे, सो 3/5। सो 3 3 9, 20 डिवाइडेड बाई 20। बी का न्यू शेयर क्या होगा, 3/4, रिमेनिंग का 2/5 उसका शेयर। सो न्यू PSR क्या हो जाएगा, 9/20, 6/20 और 1/4। सो 1/4 है, तो इसको डिनोमिनेटर को हमें इक्वल करना है 20 के, तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा 9/20, 6/20, 5/20। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा 9:6:5। ऐसे हमें निकालना है। तो हमने क्या किया, यदि हमें सिर्फ यही दो कंडीशन दी हैं, ओल्ड रेशो दिया है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, सिर्फ दो ही चीजें हैं, तो जो रिमेनिंग है 1 - 1/4 करके 3/4, इसको हमने ओल्ड रेशो में दे देना है। तो ओल्ड रेशो में दिया तो हमारा शेयर नया PSR आ गया 9:6:5। तो देखो, बी पॉइंट है, समटाइम्स न्यू पार्टनर परचेजेस हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। तो इक्वली जब वो परचेज करते हैं, तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, और उनका ओल्ड रेशो है 7:5, ठीक है। और न्यू पार्टनर आया सी, वो आया 1/6 शेयर के लिए, ठीक है, विच ही एक्वायर्ड इक्वली, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स का रेशो है 7:5, नया पार्टनर आया सी 1/6 शेयर के लिए, जिसको उसने ए एंड बी से इक्वली लिया है, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या सेक्रीफाइस करेंगे, तो एज सेक्रीफाइस विल बी 1/6 जो न्यू का है उसका हाफ, क्योंकि उसने इक्वली लिया ए से और बी से, तो 1/6 का हाफ ए ने दिया, ए ने सेक्रीफाइस किया 1/12, और बी का सेक्रीफाइस हो जाएगा 1/6 इंटू 1/2। सो 1/12 बी ने सेक्रीफाइस किया, तो हाफ हाफ दोनों ने सेक्रीफाइस किया। तो अब न्यू रेशो फॉर ए, तो ए का जो ओल्ड था 7/12, उसमें से जो उसने सेक्रीफाइस किया वो माइनस हो जाएगा 1/12, तो ये आ जाएगा 6/12। ऐसे ही बी के लिए क्या होगा, 5/12 माइनस 1/12, 4/12। So new profit sharing ratio will be 6/12, 4/12 और 1/6। तो अब देखो, इसमें हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यदि डिनोमिनेटर को किया तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 6/12, 4/12, 2/12।
और 6:4:2। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 2 से डिवाइड कर लेंगे सबको। सो 3:2:1। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 3:2:1। देखो इसका सी पॉइंट है, समटाइम्स न्यू पार्टनर परचेजेस हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन ए पर्टिकुलर रेशो। पहले उसने क्या किया था, इक्वल इक्वल दोनों से लिया था। अभी वो एक यदि किसी एक पर्टिकुलर रेशो में लेता है ओल्ड पार्टनर से, तब क्या होगा। एक एग्जांपल का हेल्प लेते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स हैं ए एंड बी, ठीक है। उनका ओल्ड रेशो है 7:3। फिर न्यू पार्टनर आया सी, और उसका शेयर है 3/7, ठीक है। अब उसने वो ओल्ड पार्टनर से एक पर्टिकुलर रेशियो में लिया है। सो विच ही टुक फ्रॉम ए, ए से लिया उसने 2/7 एंड बी से लिया है 1/7, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर रेशियो में लिया है। तो अब न्यू शेयर जो हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा, न्यू शेयर फॉर ए का जो था ओल्ड था, द न्यू के लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो देखो ए के लिए ओल्ड था 7/10, इसमें से उसने ए से लिया है 2/7। सो 2/7 माइनस कर देंगे। तो देखो डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, तो इसको 7/10 माइनस 2/7, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, इसको 7 से, फिर इसको भी 7 से करना पड़ेगा, और इसको 10 से। 49/70 माइनस 20/70। सो 29/70। ऐसे बी के केस में क्या आएगा, बी का था 3/10 माइनस 1/7। डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, फिर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई किया है उसी से न्यूमरेटर को भी करेंगे। सो 21/70 माइनस 10/70, सी आ जाएगा 11/70। सो न्यू पी एस आर विल बी 29/70, 11/70, और नए वाले का था 3/7। तो इसमें हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर को भी हमें 10 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ जाएगा 29/70, 11/70, 30/70। सो 29, 11, 30। तो ये आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो डी पॉइंट हम बोल रहे हैं कि जैसे समटाइम्स ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर। तो ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर का एक पार्ट सरेंडर कर देते हैं न्यू पार्टनर के लिए। तो जो उन्होंने पार्ट सरेंडर किया होता है वही न्यू पार्टनर का शेयर बन जाता है। तो इसको एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ओल्ड पार्टनर्स हैं ए एंड बी, और उनका जो रेशो है, ओल्ड रेशो, वो है 7:3, ठीक है। अब ए ने सेक्रीफाइस किया है
2/7 ऑफ हिज शेयर। तो ये ऑफ हिज शेयर ध्यान देने का है, क्योंकि यदि ऑफ हिज शेयर है तब क्या करना है, फ्रॉम हिज शेयर है तब क्या करना है, दोनों अलग अलग हैं। एंड बी ने सेक्रीफाइस किया है 1/3 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, तो ए और बी ने जो सेक्रीफाइस किया होगा वो हम सी को दे देंगे। तो अब ए का सेक्रीफाइस कितना है वो देख लेते हैं। ए सेक्रीफाइस मतलब 2/7 ऑफ हिज शेयर। तो ए का शेयर था 7/10, उसका 2/7 ऑफ लिखा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ हिज शेयर। तो हिज शेयर 7/10 और उसका 2/7, तो ये आ जाएगा 2/10। ठीक है, बी का सेक्रीफाइस कितना होगा, 1/3 ऑफ हिज शेयर। सो बी का शेयर था 3/10 और उसका 1/3, तो ये आ जाएगा 1/10। अब ए और बी ने जो सेक्रीफाइस किया वो सी का न्यू शेयर बन जाएगा। सो सीज न्यू शेयर विल बी 2/10 प्लस 1/10, सो 3/10। अब न्यू पी एस आर, लेकिन उसके पहले हमें ए का न्यू चाहिए। एज न्यू शेयर विल बी, देखो पहले उसका कितना था 7/10, उसमें से उसने कितना सेक्रीफाइस किया 2/10। ठीक है, ये 2/10 सेक्रीफाइस किया है, तो ये आ जाएगा 5/10। बी का न्यू शेयर था 3/10, इसमें से उसने सेक्रीफाइस किया है 1/10, तो ये आ जाएगा 2/10। सो न्यू पी एस आर विल बी 5/10, 2/10 और सी का था 3/10। सो डिनोमिनेटर इक्वल है, तो 5:2:3 इज द आंसर। तो ये देखो हमने जो किया है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसकी हमारी 4 कंडीशंस हैं, तो वो आपने ध्यान रखनी है, A B C D। तो ABCD को ध्यान रखना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है हमारा सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो का हमारा फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं ABC एंड उनके ओल्ड रेशो हैं 5:3:2। अब एक न्यू पार्टनर आया D और उसका शेयर है, डी आया और सबके, अभी हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देख लेते हैं, न्यू पार्टनर डी एंड देन न्यू रेशो है 3:2:2:3। ठीक है, तो अब हमें यदि सेक्रीफाइस रेशो निकालना है तो सो सेक्रीफाइस रेशो विल बी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, तो अब ए के लिए देखेंगे, सेक्रीफाइस कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि जिसके, और न्यू पार्टनर ऑलवेज गेन करेगा। ठीक है, सो ओल्ड रेशो है 5/10 ए के लिए और उसका न्यू है 3/10, तो ये हो जाएगा 2/10। बी के लिए ओल्ड रेशो है 3/10 और न्यू है 2/10, सो 1/10। सी के लिए 2/10 माइनस
2/10, तो ये आ जाएगा 0। तो सेक्रीफाइस किसने किया? ए एंड बी ने। 2/10, 1/10 और 2:1 इज, सो ये है हमारा सेक्रीफाइस रेशियो बिटवीन ए एंड बी। देखो अब हम अपना सेकंड, जो हमने फर्स्ट 5 लिखे थे स्टार्टिंग में, 5 एडजस्टमेंट्स, उसमें से सेकंड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो जब गुडविल वो लेकर आता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, और गुडविल वो किस तरह से लेके आ रहा है उसके ऊपर हमारा ट्रीटमेंट होगा गुडविल का। तो व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर, यदि उसने प्राइवेटली दिया है गुडविल, तो हमारी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री रिक्वायर्ड। ठीक है, यदि प्राइवेटली दिया है। फिर सेकंड पॉइंट है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, इन कैश या चेक से लाएगा या कैश से लाएगा, तो हमारा फर्स्ट एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल लेके आ रहा है ना, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। तो नरेशन हो जाएगा अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश। सेकंड एंट्री हमारा हो जाएगा, यही प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, देखो एक बार प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुआ, एक बार डेबिट हुआ, तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये यहाँ ध्यान रखने की बात है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल डिवाइड होगी ओल्ड पार्टनर्स में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल ट्रांसफर होगी। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ध्यान रखना है। ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं, व्हेन गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। व्हेन goodwill brought in by new partner is withdrawn by old partners. So first two entry will be same, और थर्ड एंट्री होगी, ये जो देखो ओल्ड पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, वो उनके अकाउंट को डेबिट करेंगे।
So old partners capital account debit to कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट. So amount of goodwill withdrawn by old partners. देखो इसका ही नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स बैलेंस शीट एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश. यानी बैलेंस शीट में ऑलरेडी एक गुडविल दी हुई है और नया पार्टनर अलग से कोई गुडविल लेकर आ रहा है कैश में या इन काइंड जैसे भी लेकर आ रहा है. लेकिन हमारी बुक्स में बैलेंस शीट में भी एक गुडविल दी हुई है एसेट साइड में. तो उसका हमें क्या करना है, उसको हमें राइट ऑफ करना रहता है. तो गुडविल दी है बैलेंस शीट में मतलब डेबिट बैलेंस है, तो राइट ऑफ करना है तो उसे हमें क्रेडिट करना होगा. और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा. सो ओल्ड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ये आएगा ओल्ड रेशो में. सो गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशो. तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश. तो वो कैश में नहीं लेकर आ रहा है, तब क्या करना है. सो रिकमेंडेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. सो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में स्पेसिफाई करता है, उसमें बोला है कि गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट. दैट मीन्स ओनली परचेज्ड गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ और कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा चेंज हो रहा है अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है, तो गुडविल अकाउंट कैन नॉट बी रेज्ड क्योंकि उस समय पे हमने गुडविल परचेज नहीं किए, हमने उसके लिए कैश या इन काइंड पे नहीं किया है. तो फिर वो हो जाती है हमारी नॉन परचेज गुडविल या इंटरनली जनरेटेड गुडविल, जिसके लिए हमने कोई भी मनी या मनीज वर्थ कुछ भी नहीं दिया है. सो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे एट द इन द नेम ऑफ गुडविल. और जब एक नया पार्टनर आ रहा है और गुडविल को हमने फर्म में एवेल्युएट किया है, उसका हमने वैल्यू जनरेट किया है, और लेकिन वो नया पार्टनर उसको हमें कैश में नहीं दे रहा है, तब हम उसे कैसे एंट्री करेंगे वो देखना है. तो उस केस में हम करेंगे न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो करेंट अकाउंट of new partner debited from his share of goodwill. And old partner's capital account credited in their sacrificing ratio.
ठीक है। तो जब नया पार्टनर कोई भी गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा है तो हमें उसके करंट अकाउंट को डेबिट करना है और ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट करना है। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ओनली परचेज गुडविल ही हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है गुडविल के नाम से। और यदि हमने उसके लिए कुछ कंसिडरेशन नहीं दिया है, कैश या इन काइंड, तो फिर हमें उसे रिकॉर्ड नहीं करना है गुडविल के नाम से। ठीक है, लेकिन हाँ, करंट अकाउंट को, नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर लेंगे और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। So when goodwill already in balance sheet and new partner doesn't bring his share of goodwill in cash, तब क्या एंट्री करेंगे? देखो, गुडविल हमारी बैलेंस शीट में है, एसेट साइड पर होती है जिसका डेबिट बैलेंस होता है। तो हम उस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। बैलेंस शीट में एसेट साइड होता है, डेबिट बैलेंस होता है, राइट ऑफ करेंगे तो उसे क्रेडिट करेंगे टू गुडविल। और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। सो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड ओल्ड गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशो। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। फिर जो नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आया है लेकिन हमने उस गुडविल का वैल्यूएशन किया है, तो उसके करंट अकाउंट से उसका शेयर हम डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, ठीक है, तो कुछ पार्ट वो कैश में लेकर आ रहा है, कुछ पार्ट नहीं लेके आ रहा है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि गुडविल है न्यू पार्टनर्स शेयर, न्यू पार्टनर्स शेयर इन गुडविल समझो है 10,000। लेकिन वो नया पार्टनर लेकर आ रहा है, न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली 8,000 फॉर गुडविल। तो हम क्या एंट्री करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल वो कितना लेकर आ रहा है? 8,000। तो 8,000 से हमारा बैंक इंक्रीज हो रहा है और लेकिन उसके नाम पे था वैल्यूएशन 10,000 का। तो क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 8,000 और उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। सो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट 2,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 10,000। सो गुडविल गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड
टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है। देखो, जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे, हमें 5 एडजस्टमेंट्स करने थे, उसमें से थर्ड नंबर का है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है। देखो, ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एक थर्ड नंबर का है, तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो जब एक नया पार्टनर आता है, तो हमें रिवैल एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना जरूरी है, जिससे कि हम फर्म की ट्रू एंड फेयर वैल्यूज दिखा सकें। इसका एक दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी है। ठीक है। तो हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं और साथ में एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। कुछ जर्नल एंट्रीज भी करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के बता देती हूँ। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। तो जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज में डिक्रीज इंक्रीज होता है, वो हम इसके थ्रू करते हैं, डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड पार्ट। ठीक है। तो देखो, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। तो ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। ठीक है। अब एक तरह से आप देखेंगे तो लॉसेस जितने भी होंगे वो यहाँ आएंगे, और गेन्स जितने भी होंगे वो क्रेडिट में आएंगे। अब देखो, यदि आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो आपका लॉस है या गेन है। यदि एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो लॉस है। सो टू डिक्रीज इन एसेट्स, तो यहाँ पर आएगा डिक्रीज, जो अमाउंट डिक्रीज हुआ है वो आएगा। फिर यदि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सो दैट इज गेन फॉर अस। सो बाय इंक्रीज इन एसेट्स। ठीक है। अब यदि लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई हैं, तो हमारे लिए लॉस है। सो टू इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, लॉस। और डिक्रीज यदि हो गई लाइबिलिटीज, तो हमारे लिए गेन है, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। ठीक है। अब यदि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, वो आगे, तो वो हमारे लिए क्या है, गेन है। तो बाय रिकॉर्डेड एसेट, कोई पहले एसेट्स रिकॉर्ड नहीं किए थे और वो अभी समझ में आए हमें कि हमारे पास हैं, तो हम यहाँ लिखे क्रेडिट में लिखेंगे। और कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हैं जो कि अब देने पड़ रहे हैं या देने होंगे, तो वो हमारे लिए लॉस है, तो वो डेबिट में आएगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। ठीक है। अब यदि ये क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी, तो हमारे लिए गेन है। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। सो टू प्रॉफिट या गेन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ठीक है। और यदि डेबिट साइड ज्यादा हुई, तो फिर क्रेडिट में आएगा कि बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है। अब इनकी जर्नल एंट्रीज भी देख लेते हैं क्या होंगी। देखो, यदि हमारे लॉसेस हैं, तो हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। ठीक है। सो यदि हमारी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो लॉस हो गया, तो रिवैल्यूएशन डेबिट कर रहे हैं। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
एसेट्स, एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है, मोटर कार। ठीक है, सो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसके बाद यदि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन को हम क्रेडिट करेंगे। सो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसके बाद देखो लाइबिलिटीज हैं, यदि लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो रही है तो हमारे लिए लॉस है, तो हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। तो डिक्रीज, नहीं, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। और यदि हमारी लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो फिर हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। सो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सो डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। देखो फिर यदि क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो फिर हमारा आएगा रिवैल्यूएशन का गेन, प्रॉफिट। तो इफ देयर इज गेन ऑन रिवैल्यूएशन तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। सो गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। If there is loss on revaluation, then entry will be old partners capital account debit to revaluation account. So loss on revaluation transferred to old partners in old ratio. तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो देखो जब कोई नया पार्टनर आता है
तो हमारे जो भी रिजर्व्स हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं, वो हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देते हैं। जैसे यदि आपके पास जनरल रिजर्व है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में होता है, मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। और यदि हमारे पास कोई रिजर्व फंड है तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। तो वो डेबिट करेंगे और फिर हम उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। सो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड या रिजर्व ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ये हम ट्रांसफर कर देंगे। फिर यदि हमारे पास बैलेंस शीट में कोई एसिड साइड में यदि कुछ बैलेंसेस हैं, है ना, तो वो उनके बैलेंस होते हैं डेबिट, तो उनको हम यहाँ पे करेंगे क्रेडिट। और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। सो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट डेबिट टू, अब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो डेबिट बैलेंसेस of profit and loss and others are transferred to old partners in old ratio। ठीक है, इसके बाद यदि हमारे पास कुछ WCR है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो वो भी हम ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे। यदि हमारे पास एक्सेस में है, वो उनके क्लेम या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के बाद भी यदि कुछ एक्सेस रिजर्व है तो वो भी हम दे देंगे। तो जैसे WCR डेबिट, IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। लेकिन ये ध्यान रखना, ये केवल एक्सेस अमाउंट है जो कि क्लेम के बाद बच गया है, ठीक है। एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट है, एम्प्लॉय
प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट appearing on the liability side of balance sheet are not distributed among partners। ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी है तो ये लाइबिलिटी ही रहेगी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट को हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। एक और मेन पॉइंट है या कि रिजर्व्स के लिए यदि क्वेश्चन में नहीं भी बोला जाए तो भी हमें रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉस को ट्रांसफर करना ही है। तो रिजर्व्स एंड accumulated profit and losses must be transferred to old partners in old ratio even if question is silent। ठीक है, इस पॉइंट पे क्वेश्चन साइलेंट भी रहने दो तो भी हमें प्रॉफिट रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने ही हैं, ट्रांसफर करने ही हैं। देखो अब हम ये कर रहे हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें चार केसेस हैं, ये हमने इसके पहले वाले चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया है, एक बार फिर से कर दे रहे। ठीक है, सो इसमें फोर केसेस हैं। व्हेन देयर इज नो क्लेम, नो क्लेम। ठीक है, तो जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि WCR है हमारे पास 10,000, लेकिन WCC है वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 0, क्योंकि कोई क्लेम नहीं है हमारे पास। तो देखो WCR हमारे पास 10,000 है, WCC 0 है ही नहीं कोई क्लेम। तो हमारी एंट्री होगी WCR डेबिट टू WC, सॉरी WCC तो है ही नहीं, 0 है, तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। सो WCR ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ठीक है, सेकंड कंडीशन होगी बी पार्ट, व्हेन देयर इज compensation तो बी पार्ट है व्हेन WCC इज लोअर देन WCR। तो जैसे देखो हमारा WCR है 10,000
और वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है 8,000, सो दिस इज लोअर देन WCR। तब हमारा एंट्री क्या होगा? WCR डेबिट 10,000 टू WCC 8,000, और रिमेनिंग जो 2,000 है जो रिजर्व में बचा है वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2,000, ये हो जाएगा इन ओल्ड रेशो। ठीक है, सी पार्ट हो जाएगा सी है when WC when WCC is इक्वल टू WCR। तो समझो WCR है 10,000 और WCC भी है 10,000, तो हमारी एंट्री क्या होगी? WCR डेबिट 10,000 टू WCC 10,000। तो कुछ रिजर्व बचा ही नहीं, तो पार्टनर्स को कुछ देंगे ही नहीं। ठीक है, डी पार्ट हो जाएगा when WCC is more than WCR। तो समझो आपका WCR है 10,000 और WCC इज मोर देन WCR, यानी ये है 15,000। तब हमारा क्या होगा एंट्री? WCR डेबिट 10,000 टू WCC 15,000। तो 5,000 का क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन। तो एक्चुअली हमें लॉस हो रहा है, जितना हमारे पास रिजर्व भी नहीं है उससे ज़्यादा हमारे पास क्लेम है, तो हम रिवैल्यूएशन के थ्रू करेंगे। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब देखो ये है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इसमें भी हमारी 3 to 4 कंडीशंस हैं। तो देखो फर्स्ट कंडीशन यदि ये है हमारे पास कि व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। देखो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 10,000, इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू है 50,000 और उसका जो मार्केट वैल्यू है वो भी 50,000। मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू इज सेम। तो क्या है, हमें कोई भी लॉस नहीं है इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना डिक्रीज हो रही है ना इंक्रीज हो रही है। तो जो हमारे पास IFF है, फंड है, वो पूरा की पूरा हम क्या करेंगे? 10,000 का IFF डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाएगा। फिर है जब सेकंड केस हम कर रहे हैं व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू।
व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू। तो अब इसका देखो, इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो फॉल इन वैल्यू है वो लेस देन आईएफआर है या आईएफएफ है। फॉल इन वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसमें हम देख रहे हैं जैसे हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 10,000, और इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू है हमारे पास 50,000। लेकिन जो फॉल इन वैल्यू है वो आईएफएफ से कम है, यानी कि उसका जो मार्केट वैल्यू है वो हो गया 44,000। ठीक है। अब क्या है, 6,000 से हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से 6,000, तो 6,000 से हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। सो आईएफएफ डेबिट 10,000, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। सो टू इन्वेस्टमेंट 6,000, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4,000। सो ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। सेकंड पॉइंट है, यदि फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू आईएफएफ, तो देखो जैसे हमारा आईएफएफ है 10,000, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 50,000, और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 40,000। तो हमारी 10,000 से वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, आईएफएफ डेबिट 10,000, और जो इन्वेस्टमेंट हमारा डिक्रीज हुआ है 10,000 से, तो टू इन्वेस्टमेंट 10,000। अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं आईएफएफ में देने के लिए पार्टनर्स को, तो फिर बस यहीं पे क्लोज हो जाएगा। इसका ही थर्ड केस होगा व्हेन फॉल इन वैल्यू इज मोर देन आईएफआर। तो देखो आईएफएफ है हमारे पास 10,000, इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू है हमारे पास 50,000, और मार्केट वैल्यू यदि हो जाए हमारा 35,000, तब हम क्या करेंगे, आईएफएफ डेबिट कर रहे हैं 10,000 टू इन्वेस्टमेंट हमारे डिक्रीज हो रहे हैं 15,000 से। तो लॉस जो हो रहा है हमारा 5,000 का, वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू लेंगे 5,000, और फिर नेक्स्ट एंट्री कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
थर्ड है फॉल इन वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फॉल इन वैल्यू इज मोर देन आईएफआर। तो देखो, नहीं ये तो हो गया, सॉरी। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू। तो देखो, यदि हमारा आईएफएफ यदि हमारा आईएफएफ है 10,000 और बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 50,000, और जो मार्केट वैल्यू है ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000, तो अब हमारी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज करनी है। सो आईएफएफ जो है, अब हमें कोई लॉस नहीं है। सो आईएफएफ डेबिट 10,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन ओल्ड रेशो। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। सेकंड एंट्री, हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज करनी है। सो इन्वेस्टमेंट डेबिट कितना इंक्रीज करना है हमें, 10,000 से, टू रिवैल्यूएशन। और फिर थर्ड एंट्री हम कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन ओल्ड रेशो। तो ये हो गया हमारा आईएफएफ से रिलेटेड। देखो, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, हिडन गुडविल का। तो हिडन गुडविल हम कैसे निकालते हैं? देखो, जब हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, ए एंड बी, ठीक है, दो ओल्ड पार्टनर्स हैं, और एक नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर है सी, और उसका शेयर है, सी शेयर 1/4, और सी का कैपिटल है 24,000, और ए और बी का कैपिटल है 30,000 एंड 20,000। ठीक है, अब हमें इसमें हिडन गुडविल कैसे निकालनी है? तो सी के शेयर के बेसिस पर हम टोटल फर्म का कैपिटल देख लेंगे। सो टोटल फर्म कैपिटल विल बी, कि 24,000 है 1/4 के लिए, तो पूरे के लिए कितना होगा? 24,000 इंटू 4/1,
सो 96,000। लेकिन अभी कितना है, बट कंबाइंड कैपिटल अभी कितना है, कंबाइंड कैपिटल, सो 30,000, 20,000, 74,000। तो ये जो आया 22,000, ये आ जाएगा हिडन गुडविल। बस ये ध्यान रखना, ये जो हमने 30,000 20,000 लिए, इसमें यदि कोई प्रॉफिट्स रिजर्व्स होंगे वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे, तो फाइनल बैलेंस लेंगे ए और बी का। ठीक है, केवल कैपिटल नहीं लेंगे, इसमें प्रॉफिट्स रिजर्व जो भी प्लस माइनस करना है, रिवैल्यूएशन गुडविल, वो सब करने के बाद ही लेंगे। तो व्हेन, देखो व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रपोर्शनेट कैपिटल, तो यदि हमें कैपिटल दिया है, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ऑल एडजस्टमेंट मतलब रिवैल्यूएशन का, रिजर्व्स का, गुडविल का, सब करने के बाद कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ए एंड बी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनका समझो कैपिटल है 24,000 एंड 16,000। ठीक है, न्यू पार्टनर आया, न्यू पार्टनर सी, और उसका शेयर है, सी शेयर है 1/5। ठीक है, अब उसका हमें कैपिटल निकालना, उसका कैपिटल नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। 1 - 1/5, 4/5। सो 4/5 शेयर के लिए कैपिटल है 24,000 प्लस 16,000, 40,000। तो 1/5 शेयर के लिए कैपिटल कितना होगा, तो 40,000 इंटू 5/4। ये जो 4/5 है ना, इसका रिवर्स करेंगे और इसको सिंपल 1/5 से आ जाएगा 10,000। तो इसको 10,000 कैपिटल लेकर आना है नए पार्टनर को। तो देखो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो जैसा अभी हमने देखा था कि नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल निकाल रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो पुराना कैपिटल था उसका और नए कैपिटल को कंपेयर करेंगे। यदि कम पड़ेगा तो उन्हें लेके आना होगा, और ज़्यादा होगा तो वो अपने घर वापस लेकर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे सी का मतलब नया, ओल्ड है, ओल्ड पार्टनर्स हैं ए एंड बी, और उनके जो कैपिटल्स हैं वो हैं 30,000 एंड 20,000, सब एडजस्टमेंट करने के बाद। और वो इक्वल पार्टनर्स हैं, यदि कुछ नहीं बोला तो इक्वल के पार्टनर्स हैं। फिर नया पार्टनर आया सी, और सी का शेयर है 1/4। ठीक है, तो अब सी के शेयर के बेसिस पर हमें ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है, और सी जो कैपिटल लेके आया है वो समझो 20,000 लेके आया है, सीज कैपिटल इज 20,000। ठीक है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 1, सी के बेसिस पर, तो 80,000 होना चाहिए। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होना चाहिए, न्यू पीएसआर। तो देखो सी का है 1/4, तो रिमेनिंग कितना होगा,
1 - 1/4, 3/4। तो अब ए का कितना होगा उसमें से? 3/4 का हाफ, क्योंकि वो इक्वल है दोनों। सो 3/8। और बी के केस में भी 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। सो 3/8। सो न्यू पी एस आर 3/8, 3/8, 1/4। अब डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। सो और 3:3:2, तो ये हमारा न्यू पी एस आर हो जाएगा। तो जो हमारा कैपिटल है 80,000 का, वो इस रेशो में डिवाइड हो जाएगा। सो कैपिटल ऑफ ए 80,000, जो हमारा टोटल कैपिटल आया उसका 3/8। सो 30,000। बी हो जाएगा, न्यू कैपिटल है ना, 80,000 इंटू 3/8, 30,000। और सी का हो जाएगा 80,000, 2/8, 20,000। ठीक है। तो ओल्ड कैपिटल कितना था? ए बी सी का तो ओल्ड था ही नहीं, तो ए और बी का था 30,000 और 20,000। और न्यू कैपिटल कितना है? 30,000 एंड 30,000। ठीक है। तो इस केस में ए को तो कुछ लेके नहीं आना है, लेकिन हाँ बी का ओल्ड था 20 और न्यू है 30। सो 10,000 उसको लेके आना है। तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, यदि बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट, या पार्टनर्स करेंट अकाउंट के थ्रू यदि कर रहे हैं हम, वो क्वेश्चन में आपको बताएंगे। पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। ठीक है। इसका रिवर्स एंट्री भी हो सकता था, यदि उसका ओल्ड कैपिटल ज्यादा होता, न्यू कम होता, तो वो निकाल के ले जाता, तब उल्टा एंट्री हो जाता, बीज कैपिटल टू बैंक या टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है। सो इट्स डन। तो ये देखो पूरा चैप्टर हो गया है हमारा, फुल एक्सप्लेनेशन है। आप लोग देखो, तो मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, कुछ डाउट है फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इट्स वेरी वेरी यूजफुल, वेरी वेरी हेल्पफुल इन योर एग्जाम्स। ठीक है। बोर्ड के एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगा, एक जगह पे आपको पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ।